Brought to you by Techno Camon 30 series. अब हम ये देखते हैं कि हमेशा तो एग्जिट पोल सही नहीं होते और हमेशा एग्जिट पोल गलत नहीं होते। तो अगर ये कहें कि ये धूल में लठ देने की तरह है एग्जिट पोल और ये केवल एक मुर्गों की लड़ाई लड़ाने जैसा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहना गलत होगा। और यहाँ शुरू से ये कहा जा रहा था कि भाजपा यहाँ कम से कम 25 सीटें प्राप्त करेगी। तो जो एग्जिट पोल में जो 3 सीटें आई हैं उसमें मेरे हिसाब से एक सीट तो ग्वालियर की है और एक सीट मुरैना की और एक सीट छिंदवाड़ा की। आम चुनाव के 7वें चरण के मतदान होने के बाद एग्जिट पोल आ गए हैं। प्रमुख रूप से 8 एग्जिट पोल माने जाते हैं और सभी 8 ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ प्रचंड बहुमत से आ रही है। मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा की सीटें हैं उनमें 1-2 चैनल कह रहे हैं कि एक सीट कांग्रेस की आ सकती है और बाकी सीट भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। तो कुछ चैनल 3 सीट तक बता रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात जो सीपरी नगर के प्रमुख पत्रकार हैं ज़िले के, उनसे करने जा रहे हैं कि वो क्या मानते हैं इन एग्जिट पोलों को। क्या ये विश्वसनीय बैठेंगे, जो इन्होंने परिणाम दिए हैं उस पर खरे उतरेंगे अथवा नहीं। तो अशोक जी, आप बताइए कि ये जो एग्जिट पोल आ गए हैं और मध्य प्रदेश में बता रहे हैं कि 1 से 3 सीट कांग्रेस की आ सकती हैं, हालांकि कुछ चैनल 1 सीट ही बता रहे हैं, तो आपका क्या मानना है? क्या ऐसा संभव है या पूरा सुपड़ा साफ होगा? एग्जिट पोल तो कल आए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में शुरू से ये अनुमान था कि यहाँ बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। जिस तरह से गुजरात में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश में उसका मजबूत संगठनात्मक आधार है और गुजरात से भी ज़्यादा मजबूत है। और यहाँ शुरू से ये कहा जा रहा था कि भाजपा यहाँ कम से कम 25 सीटें प्राप्त करेगी। तो जो एग्जिट पोल में जो 3 सीटें आई हैं उसमें मेरे हिसाब से एक सीट तो ग्वालियर की है और एक सीट मुरैना की और एक सीट छिंदवाड़ा की, जो कांग्रेस के बाले में जा सकती है। लेकिन इनमें से भी हो सकता है कि 3 सीटों में से भी एक आध सीट और बीजेपी के खाते में चले जाए। ये भी संभव है कि 2019 की तरह मध्य प्रदेश का परिणाम देखने को मिले, जब भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटें जीती और कांग्रेस को सिर्फ एक छिंदवाड़ा की सीट मिली थी। मनोज जी, आपका क्या मानना है कि जो 3 सीटें आएंगी और 3 सीटों में जैसे कि अशोक जी ने बताया कि उसमें राजगढ़ की सीट शामिल नहीं है। राजगढ़ भी दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के और बड़े महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं, वो भी चुनाव हार रहे हैं। क्या ऐसा लगता है? देखिए, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं तो लगता है जैसे बीजेपी ने यहाँ पूरी तैयारी की है। उससे लगता है कि जैसे पिछले चुनावों में सिर्फ एक सीट जीतने में ही कांग्रेस को सफलता हासिल हुई थी और 28 सीटों पर बीजेपी ने अपना पूरा चुनाव जीता था। इस बार भी लगता है, क्योंकि जनता ने इस बार मोदी और राम के नाम पर जो वोट दिए हैं, इससे लगता है और कांग्रेस का कोई असरदार नेतृत्व भी नहीं रहा मध्य प्रदेश के अंदर, जिसके कारण लगे कि यहाँ पर कांग्रेस मजबूत है। इसलिए भी कहा जा सकता है कि कहो तो यहाँ से कांग्रेस का सुपड़ा भी साफ हो सकता है और कहो तो एक आध सीट भी कांग्रेस जीतने में सफलता हासिल कर सकती है यहाँ से। सौरभ जी, जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें कहा जा रहा है कि एक सीट कोई उसमें सतना का प्रमुखता से नाम लिया जा रहा है कि वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। जी हाँ। बाकी 2 सीट ग्वालियर चंबल अंचल से होंगी। तो इसमें क्या मानना है? एग्जिट पोल को समझने के लिए मैं सबसे पहले एग्जिट पोल के इतिहास में जाना चाहूँगा। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग हमारे देश में 1985 से एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हुआ और इसके बाद में लगातार चलता रहा। अब इसे समझने के लिए हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि कब कब ये पोल सही सिद्ध हुए और कब कब ये पोल गलत सिद्ध हुए। जब भी कोई नई एजेंसी ने एग्जिट पोल किया तो वहाँ पर, जैसी मेरी जानकारी है, वो सत्य के नज़दीक उन्होंने पोल उनके पाए गए। जब नतीजे आए तो उन पर विश्वास कायम हुआ, लेकिन वहीं फिर अगली बार उनके नतीजे अलग रहे, जैसा कि पहले चाणक्य ने दिया। जी हाँ, जैसा कि पहले चाणक्य ने दिया था दिल्ली का। अब हम ये देखते हैं कि हमेशा तो एग्जिट पोल सही नहीं होते और हमेशा एग्जिट पोल गलत नहीं होते। तो अगर ये कहें कि
ये धूल में लठ देने की तरह है एग्जिट पोल, और ये केवल एक मुर्गों की लड़ाई लड़ाने जैसा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहना गलत होगा। अब इसके बाद में आप ये देख लीजिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी बहुत सारे हमने एग्जिट पोल देखे मध्य प्रदेश में, और लगभग हालात बहुत अच्छे रहे बीजेपी के लिए। बीजेपी और एनडीए के लोग इस समय खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का खेमा भी आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उनके अपने कुछ तर्क हैं। उनका कहना है कि कुछ 200 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर कभी बीजेपी को प्रत्याशी को जीत मिली नहीं, एनडीए के प्रत्याशी को जीत मिली नहीं। उसके अलावा उनके समीकरण ऐसे भी हैं उन्होंने जो लगाए हैं कि जैसे कि बिहार में तेजस्वी फैक्टर काम करेगा, बेरोजगारी का मुद्दा काम करेगा, अग्निवीर काम करेगा, और जो लगभग 35 से ज़्यादा सीटें ऐसी भी हैं जहां पर जो 19 में मतांतर रहा था वो मतांतर बेहद कम रहा था, 5,000, 7,000, 10,000। तो लोकसभा चुनाव में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मतांतर मायने नहीं रखता। अगर वोट प्रतिशत थोड़ा भी बढ़ता है तो वो मतांतर कवर हो जाएगा, और जब मतांतर कवर हो गया तो निश्चित रूप से सीटों पर असर पड़ेगा। इस बार पोल सही साबित होंगे या गलत साबित होंगे, ये नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक पोल नहीं होते। अगर ये पोल इतने ही ज़्यादा वैज्ञानिक होते तो चुनाव आयोग भी पोल करा लेता और पोल के माध्यम से जान लेता कि किसकी सरकार बन सकती है और किसकी सरकार नहीं बन सकती है। चलिए राम सेवक जी, आप क्या मानते हैं, खासतौर से गुना संसदीय क्षेत्र की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के यादवेंद्र जी हैं, सिंधिया तो क्या मान रहे हो? सिंधिया जी यहाँ विकास के मसीहा रहे हैं। पिछली बार जो लोकसभा के प्रत्याशी यहाँ से विजयी हुए थे उनका कोई विकास का काम उन्होंने नहीं कराया। सिंधिया जी पे विशेष लोगों का विश्वास है और सिंधिया जी 3 से और 4 लाख के बीच में यहाँ से जीतेंगे। चलिए, इन्होंने राम सेवक जी ने कहा 3 से 4 लाख के बीच जीतेंगे। आपका क्या मानना है? क्योंकि जो एग्जैक्ट पोल आए हैं उनका कहना है कि जो 3 सीटें संभावित हैं कांग्रेस की, उनमें से 2 ग्वालियर अंचल से हो सकती हैं, और उनमें जो आंकी जा रही हैं सीटें वो ग्वालियर और मुरैना है। तो आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि ग्वालियर और मुरैना संसदीय क्षेत्र में कुछ प्रत्याशियों को लेकर भ्रम की स्थिति रही, क्योंकि भाजपा ने जो कैंडिडेट चुने वहाँ से तो ऐसा लगा कि यहाँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि संगठनात्मक रूप से भाजपा मजबूत है। और दूसरी ओर मध्य प्रदेश में अपन पहले भी देखते आए हैं, विधानसभा 2023 के चुनाव में भी देखा कि शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कांग्रेस बहुत मजबूत है, लेकिन संगठन मोदी चेहरा की वजह से अपने जब परिणाम देखे तो 163 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी लेकर आई। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि जो एग्जैक्ट पोल में आया है कि 1 से लेकर 3 सीटें जीत सकती है कांग्रेस, तो कुछ हद तक आ सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ तक मेरे को मानना है कि 2019 के परिणाम थे कि 1 आध सीट ही कांग्रेस जीती थी, वो स्थिति पहले जैसी रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व सही नहीं था मध्य प्रदेश में। पार्टी के प्रचार करने वाले नेता यहाँ आए नहीं। जैसे अपन शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र की बात करें तो कोई बड़ा लीडर यहाँ पर प्रचार करने के लिए नहीं आया। तो और जो बूथ स्तर पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे, तो जो मनमानी चलने वाली थी वो चली है। और मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा कोई मजबूत स्थिति में कांग्रेस यहाँ दिखती है मध्य प्रदेश में। दिखती है। चलिए तपन जी, दिग्विजय सिंह जी का संसदीय क्षेत्र है, उसके 2 विधानसभा क्षेत्र बीनागंज और राधौगढ़ इसी ग्वालियर अंचल में आते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी की भी जो चैनल है हार बता रहे हैं, जबकि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि राधौगढ़, बीनागंज और खिलचीपुर, इन 3 सीटों पर मेरी जीत सुनिश्चित है और मुझे अच्छी बढ़त मिलेगी और मैं जीतूंगा। आपका क्या मानना? देखिए, अब दिग्विजय सिंह की आप खुद बात करेंगे तो दिग्विजय सिंह जी खुद एक पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, जैसे हम कह सकते हैं राजनीति के। तो वो जिस हिसाब से उनके वक्तव्य हैं, जो वो कह रहे हैं कि वो जीत, और एक सबसे बड़ी राजगढ़ उनका खुद का क्षेत्र, उन्होंने ट्वीट भी किया है, उनका खुद का क्षेत्र है, रावगढ़ है, उनके खुद वहाँ से जो बेटे हैं वो विधायक, तो एक उनका वो क्षेत्र है। उस क्षेत्र में आप कैसे कह सकते हैं कि ये अनुमान लगाना कि वो नहीं आ रहेंगे। वो अपनी जीत का तो पूर्ण रूप से वो जीत तो कहेंगे, मजबूती तो अपनी दिखाएंगे, दावेदारी तो दिखाएंगे। अब पिछले आप 2019 के जो चुनाव देखेंगे तो पूरे उसमें सिर्फ एक ही सीट कांग्रेस के हाथ आई थी, जो कि सिर्फ कमलनाथ थे। उस मोदी लहर में खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं बच पाए थे, जिस क्योंकि उस टाइम भी जो एग्जिट पोल थे उसमें 2 सीटें तो सुनिश्चित करी जा रही थी कि एक छिंदवाड़ा की सीट और एक गुना संसदीय क्षेत्र, ये 2 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस की पक्की हैं, उसके अलावा कोई अनुमानित नहीं थी। पर उस वक्त भी 2019 में भी उसमें खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नहीं बच पाया। हालांकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बीजेपी में आ चुके हैं, तो ये अब जो मायने हैं वो बदल चुके हैं। अब जो है वो मोदी लहर है,
और पार्टी का सिंबल है जिसको पब्लिक देख रही है। और उनकी जो पुरानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ जो थी चीज़ें लाने की, उस चीज़ को पब्लिक जनता जो है उसको ऐसे जोड़ रही है कि वो कहीं ना कहीं वो चीज़ों में इजाफा होगा और क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कहीं ना कहीं इजाफा होगा। पर विकास के कार्य होंगे जी। खासतौर से अशोक जी, आपका क्या मानना है खासतौर से मुरैना और ग्वालियर सीट को लेके? क्या वहाँ मोदी लहर काम करेगी या कांग्रेस जीत की ओर जाएगी? 2014, 2019 और 2023 तीनों चुनाव देखें तो एक बात समान नज़र आती है कि लोकसभा चुनाव प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन बन रहे हैं। मतलब यहाँ मतदाता प्रतिनिधि को नहीं बल्कि देखता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। ये मोदी को फेस मान करके मतदाता वोट देता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्रत्याशियों का कोई बहुत ज़्यादा असर होगा। इसलिए जहाँ जहाँ कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे और मध्य प्रदेश में सिर्फ एकमात्र सीट बड़ी मुश्किल से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ निकालने में सफल रहे। इसलिए प्रत्याशियों को कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी के फेस के ऊपर चुनाव लड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से 90% जो कैंडिडेट हैं वो मोदी पर ही आश्रित हैं और मोदी के नाम पर ही वोट मांगे जा रहे हैं। मोदी की गारंटी है, मोदी की लाभकारी योजना है। इसलिए इस बात का कोई अंतर नहीं पड़ा कि कौन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का कमज़ोर है और कौन मजबूत है। इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रत्याशी का ये अंतर करना मुश्किल है कि वाकई में कौन मजबूत है और कौन कमज़ोर है। जब दिग्विजय सिंह एक मजबूत प्रत्याशी माने जा सकते हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कर्मठ नेता हैं, तो उनको भी कमज़ोर माना जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप क्या मानते हैं इस सिलसिले में? देखिए, दिग्विजय सिंह जी खुद एक राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं और जैसे कि 2 बार वो मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे हैं और गुना जो इलाका है उसमें उनकी खासी पकड़ है। यदि जनता मोदी और मोदी के काम को देखकर वोट दे रही है तो ये दिग्विजय सिंह की फेलियर ही माने अपन, या कांग्रेस का फेलियर भी मान सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में नेतृत्व तो नहीं बचा है मध्य प्रदेश में। जैसे मध्य प्रदेश की सीटों की बात करें तो उनके यहाँ कोई बड़े स्टार प्रचारक नहीं आए चुनाव के लिए, कैंपेन के लिए। और यहाँ तक कि मतदान के दौरान भी जो वो मतदान केंद्र थे उनके बाहर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं बैठे हुए थे। इससे लगता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव के समय कांग्रेस में हताशा थी। यही कारण है कि बीजेपी के हर पोलिंग बूथ पे एजेंट बैठे हुए थे, बीजेपी के कार्यकर्ता जो उत्साह से काम कर रहे थे। इससे भी साफ जाहिर है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए है। चलिए सौरभ जी, आप क्या मानते हैं कि ये जो खासतौर से मध्य प्रदेश के संदर्भ में और ग्वालियर अंचल के संदर्भ में कि जो मतदान हुआ है वो मोदी जी के चेहरे पर हुआ है या उसमें प्रत्याशी की भी कुछ भूमिका है? मतलब उसके व्यक्तित्व का भी कुछ मतदाता पर प्रभाव है? क्या मानते हैं? देखिए, प्रत्याशी की भूमिका अलग बात है। प्रत्याशी की भूमिका कोई इतनी ज़्यादा बड़ी रह नहीं जाती है जब अर्थशास्त्र पर चुनाव निर्भर करने लगे हों तब। दूसरी, आप मोदी जी की बात करें तो मोदी जी का असर कुछ विभिन्न क्षेत्रों में रह सकता है, लेकिन आप ये कहें कि केवल मोदी जी अकेले ही भारतीय जनता पार्टी भी चला लेंगे, सरकार भी चला लेंगे, तो मैं ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता। क्योंकि ठीक है, मोदी जी अपनी जगह पर हैं। हर एक पार्टी में एक प्रमुख नेता होता है, गिने चुने नेता होते हैं। मोदी जी का कद उनसे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और ठीक है, उनका नाम है, व्यक्तित्व है और पूरी पार्टी ये कहने के लिए उनके पीछे तैयार रहती है कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। लेकिन मोदी की गारंटी कितना असर दिखाएगी ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अब यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि चुनाव में मैनेजमेंट का सारा सिस्टम है। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, यहाँ पर आपको सिलेक्टिव चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये जो विदेशी कंपनियाँ हैं इनका भी चुनाव में बहुत बड़ा असर होता है और ये हमारी मानसिकता को प्रभावित करती हैं कंपनियां किसी भी तरह से। जब हमें एक ही सिलेक्टिव चीज़ बार बार दिखाई जाएगी तो आम जनमानस तो प्रभावित होगा ही ना। और मध्य प्रदेश की जहां तक आप बात करें तो मध्य प्रदेश में
मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन इस बुरे दौर में भी जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्होंने जिम्मेदारी ली है और इस जिम्मेदारी को वो जब से उन्हें मिली है वो बखूबी निभा रहे हैं। अब इसमें वो कितने कामयाब होती हैं या फिर नाकामयाब होती हैं, ये एक अलग सी बात है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है मध्य प्रदेश। सबसे मजबूत स्थिति इस समय अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ही है, और इस समय पर कांग्रेस को जिंदा रख पाना ही मध्य प्रदेश में बड़ी चुनौती है। मुश्किल काम है और एक नए अध्यक्ष के लिए और भी मुश्किल है। तपन जी, सिंधिया जी का खुद भी इस क्षेत्र में प्रभाव है और मोदी जी का भी प्रभाव है, और जैसे कि एग्जैक्ट पोल आ रहे हैं, तो इसमें अब सिंधिया जी को हम क्या माने, कितनी बड़े मतों से, कितनी बड़ी संख्या से वो चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, मतों का अंतर जो आप कह रहे हैं कि वो जीत का निर्णय करना अभी कुछ कह सका। हालांकि देखा जाए कि जब यहाँ वोटिंग जिस दिन यहाँ था मतदान, वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। दूसरे जितने भी अपने पूरे भारत देश में जो 7 जो चुनाव के चरण थे, उसमें सबसे ज़्यादा जो किसी चरण में वोटिंग हुई है तो वो ये वाला चरण था, और उस वक्त मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी। तो एक वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का ये भी सोचा जा सकता है कि इसके कहीं मायने निकलते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में ज़्यादा वोटिंग गई है, क्योंकि एक जो लहर चली है मोदी की वो सबसे बड़ी। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, जैसे अभी उन्होंने सौरभ जी ने कहा था कि जो बार बार जो सोशल मीडिया पे एक चीज़ दिखाई जाती है, इसका फ़ायदा बीजेपी ने बखूबी निभाया है। वो 2014 से कोई टेक्नोलॉजी का अगर कहीं सही उपयोग अगर राजनीति में किसी ने किया है तो वो बीजेपी पार्टी ने किया है। मोदी जी के आने के बाद हाँ, वो टेक्नोलॉजी में मतलब आपको सोशल मीडिया से उन्होंने उस चीज़ को पकड़ा कि सबसे ज़्यादा देश में युवा वर्ग है जो वोटिंग में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला है। तो उन्होंने उस लोगों को उस मतलब कहना चाहिए उस वर्ग के लोगों को उन्होंने जोड़ा कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिससे सब तरीके से जोड़ा सा है। तो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक लाइव हो, यूट्यूब लाइव हो, ये सब जो चीज़ें हैं ये टेक्नोलॉजी को बखूबी बीजेपी ने, वो कांग्रेस इस चीज़ को जोड़ने में बिल्कुल विफल रही है। मतलब टेक्नोलॉजी से भी मतदाताओं को लुभाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसने क्या हमें माने कि ग्वालियर अंचल में भी इस तकनीक ने काम किया है? अपन लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार देखें तो सोशल मीडिया पर बीजेपी ने तमाम प्लेटफॉर्म बना रखे थे। बीजेपी का स्वयं का, मध्य प्रदेश का, और जो लोकसभा प्रत्याशी चल रहे थे उनके साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक लाइव चल रहा था, यूट्यूब पर लाइव चल रहा था। तो बीजेपी के पास स्ट्रांग पोजीशन इसलिए भी है कि बीजेपी की सत्ता है, यहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं है, दिल्ली में सत्ता, प्रदेश में सत्ता, जबकि कांग्रेस के पास कुछ नहीं था। कांग्रेस के पास छोटे मोटे संसाधन है, जो कैंडिडेट लड़ भी रहे थे चुनाव तो उनसे कह दिया गया था कि आप अपने खर्चे पर चुनाव प्रचार लड़ लीजिए। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी नेता भी देखने में नहीं आए। तो बीजेपी ऐसी स्थिति में अपन जानते हैं सोशल मीडिया पर बहुत स्ट्रांग थी कांग्रेस के मुकाबले। चलिए, अभी हमने पत्रकारों से बात की और बड़ी प्रबुद्ध बातचीत हुई। पत्रकारों का निष्कर्ष है कि मध्य प्रदेश में सूपड़ा भी साफ हो सकता है और एक सीट भी आना मुश्किल है। यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार जिनका अनुमान लगभग सही बैठता है, अशोक कोचेटा जी का कहना है कि यहाँ बीजेपी का गढ़ है और लगातार बीजेपी जीत रही है। तो इस बार छिंदवाड़ा सीट का भी जिस तरह से विश्वास नहीं किया जा रहा कि जीतेगी कांग्रेस, उसी तरह से जो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खुद चुनाव लड़ रहे हैं राजगढ़ से, उसका भी विश्वास नहीं किया जा रहा है। और चंबल अंचल में जो 2 सीटों की बात की जा रही है, ख़ासतौर से ग्वालियर और मुरैना, उनमें भी यदि मोदी के चेहरे ने काम किया तो मुश्किल है कि वहाँ से कांग्रेस चुनाव जीत पाए। मैं MP तक के लिए प्रमोद भार्गव, शिवपुरी।